तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हो गया, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, और उस पे जो बेस थ्योरम है लाइक वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, इस तरह से, और फिर उसके बीच रिलेशन क्या है तो एक बार देखते हैं। सो साहू वाली बुक देखोगे तो इसमें चैप्टर नंबर चल रहा है। सो चैप्टर नंबर 13 है। ओके, सो चैप्टर 13 में क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। तुम लोग आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे। एक्चुअली इंटरव्यू था दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो दे देते हैं ऐसे ही। सब बिना पीएचडी किए हुए? जी, बिना पीएचडी के भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं, सिर्फ एमएससी करके तुम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो किसी कॉलेज वगैरह में? यूनिवर्सिटी में भी एमएससी करके तुम एमएससी वालों को पढ़ा सकते हो, ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा। वो रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना पीएचडी वाला। ओह हाँ, वही हम भी सोच रहे हाँ, तो यहाँ है बहुत सारे, तुम वेबसाइट पे देखोगे तो लोग पढ़ा रहे हैं। स्पेशली कैटेगरी वाले लोगों को फायदा होता है, क्योंकि एमएससी कर लो जो लोग एससी एसटी से हैं तो लोग पहुँचते ही नहीं, यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उतने लोग भी नहीं है। तो एमएससी करके जो भी आते हैं उनको इजीली हो जाता है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, ड्यू में 98,000 है असिस्टेंट प्रोफेसर का। मतलब चाहे वो हैं। एडहॉक हो या परमानेंट, परमानेंट का ज़्यादा होगा, एडहॉक का हम्म। जो टेम्पररी है तो अच्छा है। मतलब तो ये लोग, कब, तो ये उस वहाँ से पीएचडी भी कर सकता है आदमी? केमिस्ट्री हाँ मतलब तुम वो? साथ में प्रोफेसर भी रहो और पीएचडी भी करो, ऐसे लोग करते हैं, तो डबल फायदा है, बेनिफिट है। आईटी खड़गपुर में नहीं लिए सर एडमिशन, मतलब पीएचडी के लिए? खड़गपुर चल रहा है मेरा, खड़गपुर भी चल रहा है, तो ऐसे ही मौका मिल रहा है तो हर जगह ऐसी ट्राई कर ओके। लेते हैं। वो भी चल रहा है, खड़गपुर चल रहा है मेरा। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन है बढ़िया ना, है। तो कहीं कैंपस में जाना है नहीं, तो जहाँ चाहो वहां से क्लास अटेंड कर लो, दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो बढ़िया है। तुम लोग भी कर सकते हो इसमें, और भी कोई भी कर हम्म। सकता है। तो सर उसमें तो नेट गेट क्वालिफाई मांगता होगा ना इसका? हाँ, तो नेट होना चाहिए, एमएससी प्लस नेट होना चाहिए, बिना अच्छा। नेट का नहीं होगा, मतलब वो नेट होना चाहिए। तो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनको भी वैकेंसी भरनी होती है, जो कैंडिडेट आते हैं वही। क्योंकि मेरे साथ वाले कई सारे लोग हैं जो एक्चुअली एससी एसटी में हैं, तो वो लोग आज से नहीं, कब दिल्ली से एमएससी किए थे तभी से पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। हैं, क्योंकि हम्म। उनकी सीटें काफ़ी खाली रह जाती हैं एससी एसटी के, जो लोग आते हैं उसमें सर उनकी। गेट का तो कोई मायने नहीं रखता है? नहीं नहीं, टीचिंग के लिए सिर्फ नेट चाहिए, गेट का वैलिडिटी नहीं है। अच्छा। मतलब जो सर लोग मेरे करना कॉलेज चाहते में भी हैं। ऐसी फैसिलिटी मेरे कॉलेज में भी है। हाँ है ना, मैं बताता हूँ, आज मुझे मिली दो तीन, पटना साइंस कॉलेज से किसी का बीएससी है पिछले 2-3 साल में, कोई ये भी हाँ है? मेरा है। तुम्हारा है? तो मैं एक दो हाँ मेरा मैडम, है। एक दो लोग मुझे मिले थे आज जो इंटरव्यू देना है, तो पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। उनका नाम था, एक मिनट में बताता हूँ, दो लोग मिले थे मुझे, मतलब वहाँ से पीएचडी, वहाँ से तो विकास प्रियदर्शन। थे, विकास पूरा नाम पता नहीं, हाँ और एक आरजू थी, हाँ। आरजू मुस्तकीम, अगर तुम जानते होगे तो। वो वहाँ प्रोफेसर भी थी, मैं पटना यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में से, और कुछ दिन वुमेन्स कॉलेज में भी थी, बता रही थी ऐसा। वो भी आ जाएंगी थी इंटरव्यू देने हाँ। पटना। मतलब आरजू मुस्तकीम नाम है उनका, मतलब लड़की है आरजू। तो वो वुमेन्स बता रही थी, वुमेन्स सीनियर कॉलेज। होगी। हाँ हाँ, वहीं से उन्होंने पीएचडी किया है, वहीं प्रोफेसर थी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर थी। आई थिंक गेस्ट उस पे रही होंगी एडहॉक। जब हम लोग थे तब तो वो नहीं थी। हाँ, एक प्रियदर्शनी मैम थी। ओ, प्रियदर्शनी बहुत अच्छी है वो भी। हाँ बता रहे थे कई लोगों का नाम, मुझे सबका नाम याद नहीं था, आज मिले थे तो ही बता रहे थे वो लोग। 2-3 लोग तो पटना से ही आए थे, मतलब वहीं से पीएचडी थे पटना यूनिवर्सिटी से। उन लोग का भी नेट था कि केवल पीएचडी करने के बाद जो होता है वो? मतलब पीएचडी हो या नेट हो, कोई एक होना चाहिए। हाँ हाँ, दोनों में एक होना चाहिए। हम्म। अच्छा। तो लोग करते हैं बहुत और से। भी कई सर आप? हम्म।
और भी कहीं इंटरव्यू दिए थे assistant professor के लिए? आप समझ नहीं आया, और भी कहीं मतलब? इंटरव्यू दिए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? नहीं नहीं, डीयू में एक्चुअली मेरा मतलब डीयू से ग्रेजुएशन में मुझे पता चलता रहता है, बाकी जगह कहीं नहीं दिया। बाकी छोटी जगह दे क्या है, पटना सब में अच्छी सैलरी नहीं देते होंगे, गेस्ट उसका बहुत कम पे करते होंगे। हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो यहाँ ज्यादा सैलरी है। ठीक है, ऐसे एमएससी करके बहुत अपॉर्चुनिटी है, मेनली जो लोग एमएससी अच्छा से कर लोगे ना, तो वो पहले एक रूल आया था 2018 में, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ना कि पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा 2021 से, लेकिन वो हुआ नहीं है, यस तो उसको पोस्टपोन यस कर सर, दिया गया है। मैंने तो अभी अभी सिर्फ एमएससी प्लस नेट हो गया तो तुम कहीं प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब किसी भी कॉलेज में जहाँ वैकेंसी है। और तुम देखोगे जहाँ से तुम बीएससी कर रहे हो, कोई भी लोग तुम में से कोई भी, तो वहाँ तुम देखना जो परमानेंट नहीं है वो मोस्टली वही लोग होंगे, या तो एमएससी सिर्फ किए होंगे या वहाँ से पीएचडी भी कर रहे होंगे और साथ में पढ़ा भी रहे होंगे, हाँ सभी लोग होते हैं। हाँ, वो तो साइंस कॉलेज में भी है। हाँ, हर जगह ऐसा होता है कि जो मतलब स्कॉलर हैं एमएससी करके ही ज्वाइन कर लेते हैं, और प्लस वो प्रोफेसर भी होते हैं, अपना पीएचडी भी चल रहा है उनका सीनियर प्रोफेसर के अंडर। हाँ ऐसा वो कर है। सकते हैं। मतलब अगर फेलोशिप लोगे तो फेलोशिप भी 30-35 हज़ार मिलता है, 35 हज़ार के करीब पर मंथ का है पीएचडी में। नहीं नहीं लोगे तो जो सैलरी है वो मिलेगी। तो कब कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा ये जो रूल आया था नहीं? तो अभी नहीं होगा तो क्योंकि टाइम लगेगा। न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया ना, तो अब उसके हिसाब से हाँ। होगा। तो ये कैंसिल हो गया शायद, रद्द हो गया है। तो वो 18 में अनाउंस हुआ था ना, तो उसका शायद हटा दिया है वो। तो अभी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगला इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी होगा। ये अच्छा हुआ। एक मेरे भी वहाँ पौंडीचेरी से सीनियर थे, वो जेआरएफ क्वालिफाई थे। वो भी वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फिर हम्म। उनका आरबीआई ग्रेड बी में हो गया, तो वो चले गए छोड़ के। हाँ, कई लोग हैं, बता रहे थे यहाँ कई लोग हैं यहाँ। ओके ठीक है, मतलब यही है, एमएससी में से कर लोगे तो कहीं ना कहीं आएगा, भूखे नहीं मरोगे, बेरोजगार नहीं रहोगे उतना। एसएससी रेलवे में क्या है, तुम निकाल के भी 4 साल तुम्हें वेट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। इसमें क्या है कि एक बार वो लेट नहीं होता ना ज्वाइनिंग, जहाँ तुम इंटरव्यू दिए हुआ तो कुछ दिन में हो जाता है, एटलीस्ट अच्छी सैलरी मिल जाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ये कर ही बढ़िया लेंगे। लगा। ओके, चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या है, अभी तक तुमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ा होगा, तो हमारे पास अब क्या है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो लाइक तुम्हें रियल नंबर में पढ़ते होगा ना, जैसे A1 A2 A3 या स्मॉल x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं, जैसे रियल नंबर्स हैं। तो हमारे पास क्या रैंडम वेरिएबल होगा, उसका सीक्वेंस की बात करना है। तो मेनली हमें क्या देखना है, सो जो सिलेबस है और उसके मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, हम्म, तो फिर आप पीएचडी कंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू वो सिलेक्शन होने के बाद सोचेंगे, अभी सोचे नहीं है। करेंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म में पीएचडी अच्छी जगह से हो तो काम आता है, इसके लिए अच्छा सैलरी अच्छी मिलेगी, लेकिन देखेंगे पहले, होगा तो सोचेंगे। तो ऐसी जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्राई कर लेना चाहिए, मतलब है ना, फेल होने से पहले मतलब एटलीस्ट कोशिश कर लो। सर आप उड़ीसा में तो पढ़ा ही रहे हैं ना? हाँ, उड़ीसा में हमें कॉलेज में पढ़ा ही रहे हैं, अभी तत्काल तो पढ़ा ही रहे हैं वहाँ एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको भी छोड़ देंगे इस महीने, क्योंकि खड़गपुर में भी बुलाया नहीं है, इसलिए वहाँ छोड़े नहीं, इस महीने उसको भी छोड़ देंगे। चल रहा है, जहाँ से भी कमाने का मौका मिल रहा है कमा लो, ये है। मतलब कमाना सेकेंडरी है, मेन लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, टीचिंग क्या एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, सिखाने के साथ साथ सीखते भी तो हैं। आपको तो अब अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैंने कोशिश करते रहोगे तो बहुत मिलता है। तो कोचिंग मतलब इसे क्या है, कोचिंग वोचिंग फील्ड में भी जैसे जो लोग एमएससी तो मैथ में या स्टैट्स में कर लो, जैसे मतलब मेरा तो मैथ में था, तो मैथ में भी अच्छा, कोचिंग में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब कोचिंग में 10-12 लाख ऐसे ही नॉर्मली लोग पे करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा उसके लिए इंटरेस्ट हो 11-12 हो जेई की टीचिंग में, जो मैथ बैकग्राउंड से उनको ज़्यादा फायदा होता है इसमें, तो जिनको कोचिंग फील्ड में रहना है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में थोड़ा कोई सहारा नहीं है ना, एमएससी के बाद जैसे मैथ्स में रहता है तो पीजीटी टीजीटी वगैरह होता है, जॉब लेकिन जॉब का अपॉर्चुनिटी स्टैटिस्टिक्स। एमएनसीज में तुम स्टार्ट हाँ। तुम्हारा अच्छा है, थोड़ा प्रोग्रामिंग अच्छा करके तुम इंटरव्यू दो सीधा बाहर से, क्योंकि वो कंपनी जो रिक्रूटमेंट करती है कहीं प्लेसमेंट सेल के थ्रू,
वो बाहर से भी लोगों को लेती हैं, जरूरी नहीं कि प्लेसमेंट के थ्रू ही होगा, उनकी वैकेंसीज बाहर से भी निकलती हैं। चाहे कोई भी कंपनी है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, तुम सीधा बाहर से उसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू लेंगे, सेम चीज़ें हैं। तो उसके लिए है कि एमएनसी में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेहनत प्रोग्रेस करते रहो, स्लो स्लो प्रोग्रेस करते रहोगे तो एक टाइम बहुत आगे निकल जाओगे, वो चीज़ें हैं। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ये तो लास्ट लेक्चर है। ओके, तो अभी क्या है, थोड़ा ये भी एक बार रिवाइज कराता हूँ कैसे डिफरेंस है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स तुम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में तुमने देखा होगा क्या होता है। सीक्वेंस इस तरह से है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इस तरह से है ना, या शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं xn n फ्रॉम 1 to infinity, दोनों सेम नोटेशन है, तुम कैसे भी लिख लो। तो ये सीक्वेंस है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ भी कन्वर्जेंस की बात करते हैं हम लोग रियल नंबर में ना। तो ऐसे सीक्वेंस होता है क्या, एक फंक्शन होता है ना, तुमने पढ़ा होगा कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर, अगर रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना। ये सीक्वेंस के रियल नंबर में डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैसे डिफरेंट है, मेन क्या है कि जैसे तुमसे अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो इसका क्या डेफिनेशन है। फिर मैं आऊंगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है ना, रैंडम वेरिएबल। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सो लाइक डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, या एक्सन को लिखना है तो एक्सन लिख लो, सीक्वेंस एक्सन जो है दैट कन्वर्जेस टू एक्स। सो इसका डेफिनेशन क्या है, किसी को याद है। सो व्हेन वी से अ सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स, जब xn minus x mod of xn minus x is less than epsilon for all जब n is greater than यूनिट पे m. कन्वर्ज करेगा, तो जब यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। कह सकते हैं लिमिट xn is tends to x. क्योंकि मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा हम डेफिनेशन कंपेयर करेंगे। तो एग्जैक्ट हाँ, डेफिनेशन बताओ क्या है। mod of xn minus x is हम्म less than epsilon कोई कंडीशन for कुछ भी नहीं है। for all n greater than m where epsilon is small positive number. एक्चुअली यही सब चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं। जैसे मुझे भी आज उन्होंने पूछा लिमिट का डेफिनेशन बताओ, ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं पूछते हैं कि लिमिट का डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो यही सब पूछते हैं इंटरव्यू में। बाकी तुमने वीडियोस अगर मेरे देखे होंगे पीएचडी वाले, तो वो भी वही सब पूछते हैं इंटरव्यू में, कुछ और नहीं पूछते हैं। जैसे पीएचडी इंटरव्यू में पूछते हैं वही चीज, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में वही चीजें पूछते हैं वो लोग भी, वही सब चीजें। तो इंटरव्यू लेता कौन है? वही प्रोफेसर जो सीनियर प्रोफेसर है वहाँ पे, वही लोग हैं। अच्छा। तो इसका देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्टार्ट ऐसे होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि एप्सिलॉन पहले फिक्स हो जाता है। अगर तुम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करते हो तुम एप्सिलॉन फिक्स कर लोगे। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तुम चाहो तो कोई भी एक एप्सिलॉन अपनी मर्जी से ले लो पॉजिटिव, तो तुम चाहो तो 0.1 ले सकते हो, 0.2, 100 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है मोर देन 0। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m ले लो या n नॉट ले लो, बात वही है। देयर एग्जिस्ट m नेचुरल नंबर सच दैट, ये सच दैट मैं सिंबल यूज कर देता हूँ, सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर m सच दैट xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to m, फॉर ऑल n greater than equal to m। तो ये सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, रियल सीक्वेंस की, जो तुमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, सीक्वेंस पढ़ा होगा तो, कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to m। इसका मतलब है कि जैसे सीक्वेंस तुम्हारा x1 x2 xn इस तरह से है, तो xm कहीं तुम्हें नंबर मिलेगा, xm के आगे xm plus 1 है और xm के पीछे xm minus 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको एक एप्सिलॉन फिक्स कर लिया तुमने, कुछ भी चाहे तो 0.1 या 0.01 है, जितना छोटा है छोटा ले लो, बट पॉजिटिव होना चाहिए।
तो कोई एक एप्सिलॉन तुमने फिक्स कर लिया, तो उस एप्सिलॉन के लिए कोई एक तुम्हें एम मिलेगा, एप्सिलॉन चेंज करोगे तो एम चेंज हो जाएगा। तो कोई एक एप्सिलॉन तुम्हें मिलेगा, उस एप्सिलॉन के लिए तुम्हें कोई एम मिलेगा, जिसके बाद के सारे टर्म जो होंगे, जिसके बाद के टर्म्स, ये क्या बोलना चाह रहा है, एन मोर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब उसके बाद के सारे टर्म्स जो हैं वो x के काफी क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन xn एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब वो बहुत क्लोज हो जाएगा, एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि xn कन्वर्ज कर रही है x पे, मतलब हर एप्सिलॉन के लिए तुम्हें एक m मिलेगा, और उसके लिए उस m के बाद के टर्म्स जो है उस x के बहुत क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज का डेफिनेशन क्या हुआ, क्लोज का मतलब ये हुआ कि वो उसके बीच का डिफरेंस, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं उसके आगे वाले, और जो नंबर है जिसपे तुम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हो, उसके बहुत क्लोज होगा। क्लोज का मतलब वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा डिफरेंस, तो हम बोलते हैं एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। अब मैं आता हूँ रैंडम वेरिएबल पे। तो रैंडम वेरिएबल में क्या है कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑफ रैंडम वेरिएबल, रियल नंबर नहीं बात कर रहे हो हम, रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वो कन्वर्जेंस अलग है और ये कन्वर्जेंस अलग है, ठीक है, रियल एनालिसिस वाला कन्वर्जेंस वो अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ऐसा है कि लेट x1 कॉमा, अब कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, like be a sequence of random variables, ठीक है, so be a sequence of random variables। अब क्या बात का हम डिफाइन कर रहे हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा आगे, किसको याद है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है? यस सर। सो बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल, जो ऊपर वाला एंड वी कॉल, सो वी से, मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ सीक्वेंस एक्स एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। तो x अब नया रैंडम वेरिएबल आया, वो x1 x2 xn अलग था, अब एक न्यू रैंडम वेरिएबल हमारे पास एल क्या और है, म्यू xn, कर सकते हैं। है ना। तो हमने क्या लिया है कि xn कन्वर्ज करे, तो नोटेशन क्या है इसका कि xn कन्वर्जेस टू x इन प्रोबेबिलिटी। तो देखना इसके ऊपर एरो के ऊपर p लिखा Yes, होगा, ठीक है, p का मतलब सॉरी, आई थिंक बीच में कुछ नेटवर्क इशू हो गया था ना, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। यस सर, यस सर। एक मिनट, तो फिर से बता रहा हूँ, हमने क्या लिखा है कि लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। सीक्वेंस में क्या होता है कि डोमेन इसका नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 सफिक्स चेंज हो रहा है, सो बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एंड वी कॉल दैट द सीक्वेंस xn, जो रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस है, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रैंडम वेरिएबल, आरबी में तो रैंडम वेरिएबल x, दैट इज नोटेशन इसका ये है कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x इफ, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ तुम लिख सकते हो फॉर ऑल एप्सिलॉन, सो इफ पहले यहाँ भी ऐसे लिख लो फॉर ऑल एप्सिलॉन, सो मुझे पहले ये लिखने दो, है ना, फॉर ऑल, सो यू फिक्स वन एप्सिलॉन, है ना, ऑफ योर चॉइस, सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ mod xn माइनस x, ओके, इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 1। या बुक में तुम ऐसे देखोगे ये क्या लिखा होगा, यस सर। इसी को अपोजिट लिखा होगा, दैट इज, इसी को दूसरे तरीके से लिखा होगा इक्विवेलेंटली, ऐसे ना लिख के, इसी को लिखा होगा प्रोबेबिलिटी mod xn माइनस x मोर देन एप्सिलॉन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखा होगा 0। बात बराबर है, ये दोनों सेम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये लिखो या ये लिखो, मतलब xn और x के बीच का डिफरेंस जो है जी। सर बोल रहे सर गुप्ता कपूर में सर वो कांस्टेंट पे प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज करा है सर, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल पे हो रहा है, मतलब सर रैंडम वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तुम थ्योरम देख रहे हो, तुम जो देख रहे होगा डेफिनेशन उसने यही लिखा होगा, तुम आगे पहुंच गए, देखो एक बार ध्यान से, वो आगे रिजल्ट होगा वो जो कांस्टेंट लिया है।
नहीं तो लिखा है ए पे कन्वर्ट किया है। ए पे क्या कन्वर्ट करा है, एक्सएन? हाँ सर, एक्शन ए पे कन्वर्ट किया है सर। नहीं नहीं, तुम कुछ और देख लो, क्या हेडिंग उस टॉपिक का। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन। अच्छा मैं तुम्हें बुक से ही दिखा देता हूँ, ये हमने क्या खोला हुआ है ना, वो वाला ऑप्शन। यस सर, पेज नंबर 7.27 ए पे ही कन्वर्ट किया है वह कांस्टेंट ए। ओके अभी हम क्या करते हैं, तो मैंने डेफिनेशन लिखा, तो डेफिनेशन कुछ एग्जांपल देता हूँ, या इसमें भी वो डिफाइन किया होगा। चलो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास साहू वाली बुक खोल रखा है मैंने, तुम लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। तो ये तो स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, मतलब वो सीक्वेंस डिफाइन किया है, तो उसके लिए तो ये सब तुम क्लास मतलब घर पे खुद से करके देखना, जो एग्जांपल्स एटलीस्ट सॉल्व करना, उससे तुम्हारा प्रैक्टिस बनेगा। और नहीं सॉल्व होता है कोई क्वेश्चन तो यू कैन डिस्कस, तुम बताओ तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब सीधा हम पॉइंट पे आते हैं, मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अभी हम कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ डिफाइन किया है। ये चैप्टर नंबर 13 है। पहले पता नहीं बहुत सारे रिजल्ट बुक किए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये अभी आएगा, जो सैम्पलिंग है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी पहले ये सिलेबस में है तो इसकी बात करते हैं। अच्छा ये मार्कोवर को चेंज जो है, सो ये सब हमने, देखिए सर, भेजिए सर ग्रुप में। हाँ हाँ उसका हम बात करते हैं, अभी देखेंगे। सो ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ, मार्कोव इनइक्वालिटी। ये इसलिए तुम्हें डिफाइन कर रहा है क्योंकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में प्रूव होगा। मार्कोव इनइक्वालिटी का ही एक स्पेशल केस चेबीशेव इनइक्वालिटी है, जो तुम लोग जानते हो। तो इसी का एक है ना, बाद में स्पेशल केस ये आता है चेबीशेव इनइक्वालिटी, जो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना। इसे दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉर्म में भी याद होगा, तो कोई भी दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है। अच्छा ये तुम्हें हेल्प करेगा, जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो एक थ्योरम है, तो वो उसको प्रूफ करने में, इसलिए पहले ये बैकग्राउंड बता रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने थ्योरम लिखा है ना, ठीक, ये तो वो लिख दिया तुम्हारा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का थ्योरम क्या है। थ्योरम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये वो तो थ्योरम है कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, तो मीन ये है, वेरिएंस ये है, तो एक्स एन बार को एस एन बार लिखता है यहाँ पे, ये एक्स एन बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। तो इस पे हम आते हैं, अभी अभी आगे आएंगे। पहले हमारा पॉइंट है डेफिनेशन, एक बार देख लेते हैं। ये बाद में डिफाइन करता है, ये आया देखो, डेफिनेशन 13.1। ओके सो एवरीवन कैन सी इट, तो मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। सो सपोज x1 x2 है ना, डॉट 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 मतलब x3 x4 x5 एंड सो ऑन, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल defined on a sample space S. The sequence converges in the probability to the random variable X if for any epsilon greater than 0. Okay, so you take any epsilon greater than 0, so limit of the probability, so you are discussing convergence in probability। मेनली तीन तरह का कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। तो ऑलमोस्ट श्योर तुम्हारे बुक में नहीं है, जब तुम एमएससी करोगे तो वहां तुम्हें कराएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग तीन थ्योरम भी है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इन तीनों डेफिनेशन पे तीन थ्योरम। सर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में क्या इनका अंतर होता है? उसमें ये वाले प्रोबेबिलिटी बाहर आ जाती है, प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को हटा के बाहर कर दो तो ये हो जाता है। तो ऑलमोस्ट श्योर मतलब वो आगे आएगा, मतलब वो तुम यहाँ नहीं, जैम में क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर। तो अभी हम इस पर बात करते हैं क्योंकि जैम के सिलेबस में नहीं है। सो ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबको क्लियर है। जैसे रियल एनालिसिस में तुम डिफाइन करते हो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो xn converges in probability to capital X if limit n tends to infinity, probability xn minus x mod is less than epsilon, that will have probability 1, and if you take their complement, क्योंकि ये इवेंट ही तो है अंदर, प्रोबेबिलिटी इवेंट का फाइंड करते हैं, तो इवेंट का तुम कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट की क्या हो जाएगी, 0। तो इक्विवेलेंटली तुम ये भी बोल सकते हो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी xn माइनस x
मोर देन एप्सिलॉन, मतलब क्लोज नहीं है। मोर देन एप्सिलॉन मतलब क्या है, डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और डिफरेंस दोनों का एप्सिलॉन से कम है, सो दैट विल बी, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब फॉर वेरी लार्ज n की बात कर रहे हैं कि व्हेन n इज इन्फिनिटी एट दैट पॉइंट, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, मतलब वेरी लार्ज टर्म जब होगा, तो वो जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं xn जो है वो x के काफी क्लोज हो जाएंगे, और मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन वो 1 हो जाएगी, मतलब काफी क्लोज हो जाएंगे, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो ये इस तरह से डिफाइन किया गया है। और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी बाहर आ जाता है, लिमिट अंदर चले जाता है, तो वही डिफरेंस है। तो कंफ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा तुम्हें अभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। तो वरना बहुत लोगों को बात पहले डिफरेंस ही समझ नहीं आता है कि ऑलमोस्ट श्योर और कन्वर्जेंस की प्रोबेबिलिटी सेम ही दिखता है, क्योंकि उसका अगर डेफिनेशन लिखोगे ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का, तो ऐसा लिखा होता है, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन दिस इज 1। तो बस प्रोबेबिलिटी बाहर हो गया, लिमिट अंदर है, यहाँ लिमिट बाहर है, प्रोबेबिलिटी अंदर है। तो ये सीक्वेंस जो है प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस है, वहां पहले सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी लेते हैं, और यहाँ पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी को हम कन्वर्जेंस करा रहे हैं। ये चीज है, डिफरेंस है। तो है ना, इसमें पहले प्रोबेबिलिटी निकाला गया है, n के टर्म में आएगा वो, उस प्रोबेबिलिटी को फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लिया है, तो वो 1 के कन्वर्ट करेगी। तो दोनों का यूज करने का होगा ना कुछ कंडीशन, कब यूज इसको करते हैं? हाँ है ना, उसके हिसाब से वो है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके हिसाब से थ्योरम्स हैं कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो थ्योरम उसका नाम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। तो भी आएगा कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब अभी आगे अभी डिस्कस करूंगा मैं, है ना। सो ऐसा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट श्योर डिस्कस अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फालतू में बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसका जैम में कोई काम नहीं है। कन्वर्जेंस इन हाँ जी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फिर तो? हाँ उसका डेफिनेशन लिखता हूँ, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या बात कर रहे थे, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम्हें पता है ना, पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, शॉर्ट में इसको सीडीएफ बोलते हैं, तो ऐसे भी तुम अगर याद रख सकते डिस्ट्रीब्यूशन हो। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होता है शायद, ऐसा theorem नहीं है। उल्टा है, अभी बात करते हैं। सो अच्छा उल्टा है। सबसे ज्यादा पावरफुल है ऑलमोस्ट श्योर, ऑलमोस्ट श्योर इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे स्ट्रांग ये है, अगर ये हो गया तो सारे होंगे। प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, लेकिन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट श्योर होगा। सबसे वीक ये है, सबसे स्ट्रांग ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है। सो अभी आते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन ये है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया तुम्हारा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, याद रखने के लिए ध्यान रखना, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी टर्म यूज होता है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीडीएफ, तो उस डेफिनेशन में सीडीएफ आएगा। तो उसका क्या डेफिनेशन है, तो उसको भी लिख के देखते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे, फिर उसका थ्योरम भी करेंगे, फिर थ्योरम के बाद हम जैम के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये तो सर डेफिनेशन था जी। तो बोल हाँ रहे सर फिर ऐसे कैसे पॉसिबल, जैसे सर इस पे तो आपका एक्स रैंडम वेरिएबल पे कराया गया कन्वर्ज, लेकिन सर उस पे तो कांस्टेंट पे किया है, मतलब सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टॉपिक का दो डिफरेंट डेफिनेशन है? ऐसे कैसे हो सकता है, देख लेते हैं तुम्हारा सर point मेरे क्या है। पास जो बुक है मैथमेटिक्स की उसमें एक रैंडम वेरिएबल ही है। हाँ हाँ, सर अच्छा किस तुम्हारे पास मेरी कौन बुक सी में बुक भी है। सर 0 1 पे है। तो वही गुप्ता मेरे कपूर ही है पास सर। हाँ गुप्ता कपूर में ही मेरे बुक में एक दिया है रैंडम वेरिएबल। तो ये देख लेता सर हूँ, पढ़ मेरी बुक तो लेता मैं हूँ में भी भी मैं। चेक सर कर रहा हूँ। ये भी है। वी शैल नाउ इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस, दैट इज कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली इसने पहले ए पे डिफाइन किया होगा, बाद में जनरलाइज किया होगा, कहीं देखना। तो इसने पहले तुम्हें समझाया होगा कांस्टेंट के टर्म में कि टू अ कांस्टेंट ए इफ दिस। तो डेफिनेशन तो गलत नहीं है, क्योंकि तुम एक्स पे कन्वर्ज करा रहे हो तो एक्स लिख रहे हो, एक्स की जगह उसने ए यूज कर लिया है, लेकिन ये जनरल डेफिनेशन नहीं होगा, मतलब उसने एक एक्स की जगह ए ले लिया है, तो उस केस में वो डीजन। अच्छा, बाद में इसने लिखा देयर एग्जिस्ट रैंडम वेरिएबल एक्स सच दैट, अरे देखो ये यहाँ पे इन्हें नीचे लिखा है। सो वही बात है, उसने बाद में उस लिख के फिर उसके बॉक्स के नीचे लिखा है ना, if there exists a random variable x such that xn minus x converges in probability to a as n tends to infinity, then we say that the given sequence xn of random variables converges in probability to x। तो ये कान ना उल्टा छू रहा है ना, पहले पीछे हाथ ले गया फिर इस तरफ कान लाया, समझ रहे हो, चीजें वही लिखा है नीचे जाके, पहले उसने जीरो ए पे डिफाइन किया, फिर बाद में एक वाले को यूज करके उसने फिर एक्स पे डिफाइन किया, तो ये थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। ये सीधा डेफिनेशन है, मतलब इसको सर याद रखो। रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स भी कन्वर्ज कर रहा है।
हाँ पहले उसने बताया कि एक्स एन ए पे कन्वर्ज करा, उसको डिफाइन किया। अब बोल रहा है कि वैसे ही ऐसा कोई सीक्वेंस तुम्हारे पास एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स एन माइनस एक्स अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी में, तो हम ये बोलेंगे कि एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे इन प्रोबेबिलिटी। तो क्यों इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन हमें वो करना है ना। तो ये एक्चुअली गुप्ता कपूर के 2 वर्जन है ना, 2 बुक है इसका। एक तो होता है फंडामेंटल ऑफ, एक ही है ना, एक दूसरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड ऐसा कुछ है। तो देख लेना कौन सी वाली सर बुक। अप्लाइड में तो ये पार्ट नहीं होगा, सिर्फ फंडामेंटल्स का ही पार्ट है सर। अप्लाइड में आपका टाइम सीरीज वगैरह ये सब आता है। सब कुछ मतलब 2 टाइटल में है। तो एनीवे तो ये डेफिनेशन ठीक है, गलत नहीं है, बस इन्हें दूसरे तरीके से डिफाइन किया है, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, तो इसको याद रखना सीधा कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है कि हमारे पास सीक्वेंस है प्रोबेबिलिटी का। मतलब मैं अगर ऐसा बोल दूं कि हम लिमिट निकाल रहे हैं किसका, यहाँ लिमिट में लिखना भूल गया ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ होगा लिमिट, या लिमिट नहीं लिखोगे तुम ऐसा फिर बोल सकते हो। तो कुछ बुक में कैसे लिखा होगा, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1, अगर मैं ऐसे नहीं लिखता हूं तो, और लिमिट अगर पहले नहीं लगाता हूं तो दिस कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो कुछ बुक में तुम्हें ऐसा भी लिखा मिलेगा। बात वही है, ये लिखना बराबर ही है अगर तुम ये लिख देते हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स, इसका मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स दैट लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस इज 1, है ना। और ये वाली चीज वही बात है, इक्विवेलेंट ही अगर तुम लिखते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स, मतलब एक्स एन और एक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से ज्यादा है, मतलब वो क्लोज नहीं है दोनों के, तो एप्सिलॉन ज्यादा है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी में। तो ये सीक्वेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, दिस इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस, ये n के टर्म में कुछ आंसर आएगा, उस n के टर्म में आंसर आएगा, उस पे हम लिमिट लगा रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, और तब हमारा आंसर जो होगा 1 आता है। तो हम बोलेंगे कन्वर्ट, एक्स एन कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी, सो वी से एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है। और दूसरा है कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। सो नेक्स्ट टर्म है कन्वर्जेंस जी। सर ऐसे भी तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ट्स करता है तो फाइनाइट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी कोई भी फाइनाइट वैल्यू ही होता है एल, तो मतलब एक्स अगर यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है तो वो तो वेरिएबल हो गया ना। एक्स रैंडम वेरिएबल है तो कोई प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो कोई भी नंबर तो नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 से 1 के बीच में। हाँ कोई भी फाइनाइट वैल्यू ही आएगा जो भी आएगा। हाँ 0 से 1 में बीच में ना, कोई तो फाइनाइट ऐसे नहीं अगर आएगा। एक्स लिख रहे हैं तो एक्स लिख रहे हैं तो ये तो रैंडम वेरिएबल हो गया ना, ये वैरी करेगा ना अलग अलग। नहीं, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, रैंडम वेरिएबल क्यों होगा, हम तो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वैरी क्यों करेगा, प्रोबेबिलिटी वैरी करता है क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आता है, वेरिएबल आता है या नंबर आता है। नंबर आएगा जब भी आएगा। हाँ ये कोई नंबर फाइनाइट है, ये कुछ ऐसा है, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, इस ये चीज कुछ ऐसा होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कोई एक्स एन टाइप की चीज आ गई, या मैं बोल दूं स्मॉल एन टाइप की आ गई, ये n के टर्म में कुछ आएगा, ए एन लाइक 1 माइनस 1/n, इस तरह से कुछ आएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी एक नंबर है ना। जैसे हम कहीं लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ओमेगा सच दैट x इज 0, वो सारे आउटकम्स जहाँ पे रैंडम वेरिएबल 0, इसका मतलब ये होता है, ये तो नोटेशन है, यहाँ भी मतलब वही है कि वो सारे आउटकम्स जिसके लिए एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, और उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज निकालोगे तो वो 1 हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो फिर से मैं क्लियरली एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम आएंगे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन पे। सो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन रिवाइज कर देता। सो कन्वर्जेंस पहले इन प्रोबेबिलिटी, तो इन प्रोबेबिलिटी तो नाम से थोड़ा तुम ध्यान रखना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इसमें क्या बोला है कि अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मान लो एक्स एन है, एन कैन वेरी फ्रॉम 1 to infinity, x1 x2 x3 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इज या converge, a sequence of random variable converges in probability to और random variable x, है ना। तो ये तो वर्ड में हो गया,
शॉर्ट में xn converges in probability to x if for all epsilon greater than 0 limit n tends to infinity of probability convergence in probability। तो पहले probability निकालेंगे फिर लिमिट लेंगे। probability किसका? xn minus x less than epsilon का, and this probability is 1 है ना। equivalently you can write limit n tends to infinity probability xn minus x more than epsilon, this will be 0 है ना। दोनों क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज का मतलब है कि कुछ टर्म के बाद n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n बहुत लार्ज नंबर है तो xn माइनस x का जो डिफरेंस होगा वो बहुत क्लोज होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो वो सारे आउटकम जिसके लिए क्लोज है। तभी एक दो मैं तुम्हें एग्जांपल देके भी दिखाऊंगा इसका अभी कैसे है। ओके, अब जरा दूसरे पे आते हैं। दूसरा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नाम बता रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब CDF, तो कहीं ना कहीं CDF यूज हो रहा होगा। तो क्या है डेफिनेशन इसका? तो इसका डेफिनेशन है कि अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, या वैसे लिख लो x1, x2, x3, वही बात है, या ऐसे लिख लो। सो सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल का xn का n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, this converges in distribution to a random variable x, that is notation इसका है xn converges in distribution to x, ऊपर d लिखा होगा तो d लिखा होगा, इसका मतलब समझना कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो xn है उसका CDF को हम डिनोट करेंगे, मान लो यहाँ लिख देता हूँ विथ CDF fnx। तो नीचे n लगा दिया, मतलब जो x1 सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो x1 पहला टर्म है उसका CDF होगा f1 कैपिटल F1x। x2 जो सेकंड सीक्वेंस का सेकंड टर्म है तो उसका CDF होगा f2x। थर्ड टर्म जो है सीक्वेंस का x3 तो उसका CDF होगा f3x एंड सो ऑन। तो अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn विद CDF fnx, तो उसका CDF fnx है। मतलब सीक्वेंस, ये CDF भी एक सीक्वेंस टाइप का है, ठीक है, विद CDF fnx है ना। और it converges to a random variable x, so इसको मैं लिखता हूँ जो converges to a random variable x, converges to a random variable x with CDF fx of x। तो fx of x का मतलब हो गया कि ये CDF है इस x रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो और नोटेशन क्या है इसका? इसका नोटेशन का इसका मतलब हुआ कि वी कॉल xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x इफ, इसका डेफिनेशन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fnx। इसकी लिमिट निकालोगे तो fnx में कहीं ना कहीं n इन्वॉल्व होगा क्योंकि सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस में n तो आएगा ही, और तुम n टेंस टू इंफिनिटी लोगे तो ये वाला इक्वल हो जाएगा तुम्हारा इस CDF के। तो यहाँ हम कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम किसका लिमिट निकाल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब CDF का लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और वहां पे हम प्रोबेबिलिटी का लिमिट फाइंड कर रहे थे। यहाँ तुम ध्यान से देखो, यहाँ हम किसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी है, और ये भी n के टर्म में आएगी क्योंकि यहाँ n है, तो ये भी n के टर्म में प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी, और वहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्या फाइंड कर रहे हैं? लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिट होगी that limit will be equal to the distribution of x। यहाँ कंडीशन है for all the point या for all the x where fx is continuous, जहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे तो होना चाहिए। ओके, तो ये डेफिनेशन है, और इसका यूज होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसका यूज है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो उस पर भी आते हैं। एक बार डेफिनेशन को समझो सही से। सो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल का, और हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मतलब है कि xn का जो CDF है उसकी लिमिट निकालेंगे तो वो x के CDF के इक्वल आ जाएगी। तो हम बोलेंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ xn विल बी कन्वर्जिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, है ना। इसका मतलब तो ये भी हुआ, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस बॉक्स का मतलब ये भी है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो fnx converges to fxx,
और ये रियल नंबर वाला कन्वर्जेंस है, ये कोई प्रोबेबिलिटी वाला कन्वर्जेंस नहीं है, ये कोई रियल नंबर का सीक्वेंस है एक्स एन टाइप। और ये जो कन्वर्ज वाला मैं साइन लगा रहा हूँ ये रियल नंबर वाला है, क्योंकि तुम देखो तुम कहीं लिखते हो रियल नंबर में, मतलब रियल एनालिसिस में तुम अगर ऐसा लिखते हो कि एक्स एन सीक्वेंस तुम्हारा एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब यही है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज एक्स, दोनों सेम बात है। रियल एनालिसिस में ये लिखना और ये लिखना सेम बात है ना, जो एनालिसिस तुम लोग पढ़ते हो कि कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, एक्स एन इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे तुम लोगों को पहले से ही पता है कि तुम लोग जब लिमिट निकलवाता था किसी सीक्वेंस का, ये 11 12 में तुम निकालते थे लिमिट, तो चलिए वो चेक करवा रहा है कि वो वाली सीक्वेंस ना कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वही तुमसे ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन निकलवाते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर, मान लो n है, तो दिस विल कन्वर्ज टू व्हाट, दिस इज कन्वर्ज टू e। तो ये एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, e पे, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, तो ये कुछ नहीं एक सीक्वेंस है, इसका मतलब ये भी लिख सकते हो कि 1/1/n ये जो है कन्वर्ज कर रही है e पे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी तुम साथ में लगा सकते हो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो उस पॉइंट पे x n विल कन्वर्ज टू x। तो ये मैं एग्जांपल एक दे दिया हूँ तुम्हें साथ में। तो यहाँ भी वही बात है, मतलब जो CDF है दैट विल कन्वर्ज टू द CDF। सो ये इन जनरल CDF है इन टर्म्स ऑफ n एंड दिस इज द CDF इन टर्म्स ऑफ x। सर कोई एग्जांपल बता दीजिए ना सर इसका, हाँ मतलब अब स्टैट्स एग्जांपल करते हैं, जी जी अभी हम एग्जांपल करते हैं। डेफिनेशन दोनों समझ लिया, अब दोनों डेफिनेशन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो होगा वही CDF ऑफ एक्स होगा, यही ना सर, इक्वल होगा हमेशा। जी जी जी, जो और सीक्वेंस इसीलिए इसको वीक लॉ बोलते हैं सर, इसका कन्वर्जेंस वीक होता है इसीलिए। वीक लॉ इसके अकॉर्डिंग आता है, दिस विल गिव यू द थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये देता है और वो ऑलमोस्ट श्योर होता है स्ट्रॉन्ग। इससे आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तुम्हें याद होगा अगर सेंट्रल लिमिट स्टेटमेंट, तो ये हाँ होता है तो वो कन्वर्स करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल में तुम कन्वर्ट करते हो तो तुम क्या लिखते हो कि यही लिखते हो तुम, अगर याद होगा x माइनस या x बार माइनस ई एक्स बार, जो भी x बार आता है वेरिएंस ऑफ x बार का रूट, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। ये तुम सीधा बोल देते हो कि ये जो होगा ये क्या फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल। वाई, क्योंकि इसका जो CDF है दैट विल बी द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये थ्योरम अभी लिखूंगा मैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो डेफिनेशन क्लियर है, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और इसमें हम CDF की लिमिट फाइंड करेंगे, वहाँ प्रोबेबिलिटी की लिमिट फाइंड करेंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा तुम चेक करके देखो। सो एग्जाम्पल नंबर 1, so the question is एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल, सो एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो xn इज अ सीक्वेंस हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n। अब देखो इसका मतलब क्या है, x1 सीक्वेंस है वो होगा एक्सपोनेंशियल 1, x2 है उसका एक्सपोनेंशियल 2, इस तरीके से डिफाइन किया। जो xn टर्म है सीक्वेंस का वो है एक्सपोनेंशियल n, तो n के टर्म में है, ठीक है। तो वही बात है, n तुम चेंज करोगे तो ये है xn is a sequence having distribution exponential n। So the question is tell me where will it converge, xn will converge in probability to what, मतलब x पे बोल दिया मैंने, तो what is x, question is x converge to what, so what is distribution of x। क्वेश्चन ये है तुम्हें xn का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अब मैं बोल रहा हूँ xn will converge in probability to capital X, so question is what is capital X। या अभी मैं सो दैट टाइप कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है सो है ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास अगर ऐसा पूछता है तो। सो क्वेश्चन इज सो दैट xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। 0 का मतलब हो गया वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ट्राई करो, डेफिनेशन लगा के देखो, पहले तुम लोग ट्राई करो, मतलब गलत करो सही करो, है ना। डेफिनेशन बस लगा के देखो, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का इस पे फिट करके देखो कि जो डेफिनेशन है उससे तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, तो डेफिनेशन लगा कर चेक करो। तब गलती करोगे फिर मैं करूंगा तो तुम शायद ज्यादा समझ आएगा, नहीं करोगे तो ऐसे फिर कुछ समझ नहीं आएगा। पर डेफिनेशन लगा के देखो क्या प्रूफ कर पा रहे हो कि एक्शन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 पे इन प्रोबेबिलिटी।
तो ये कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी से बनेगा। हाँ मतलब ये वही आ लगाना रहा है, है, मतलब तुम्हें शो करना है तो ऐसा definitely- बन रहा है। मैंने शो किया। जैसे देखो तुम्हें अगर शो करना है कि एक्सन कन्वर्ट कर रहा है हाँ, एक्स में प्रोबेबिलिटी, तुम क्या प्रूव करोगे? जैसे हमें अगर प्रूव करना है कि दिस एक्सएन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, तो हम प्रूव करेंगे लिमिट जो है इस वाले का वो 1 आएगी, या ये वाला प्रूव कर दो लिमिट इसकी 0 आएगी। बात तो बराबर ही है, क्योंकि वो एक इवेंट ई है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कोई भी एक करो प्रूफ हो बात। गया सर। हाँ बस प्रूफ करना है तुम्हें अभी, जस्ट डेफिनेशन को तो वी समझने टू के। अप्लाई नंबर, अरे क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप से निकल नहीं। अभी हम थ्योरम पे आएंगे, बस डेफिनेशन से प्रूव करना है, थ्योरम से आएंगे। इस डेफिनेशन से तुम्हें ये निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी निकालो इस टर्म का और दिखाओ कि इस प्रोबेबिलिटी का जो लिमिट लोगे तो वो 1 आएगा। लिमिट लेने पे बना 0 रहा आएगा। है, आ रहा है। मतलब लेस आ रहा देन है सर। एप्सिलॉन पे 1 आएगा, मोर देन एप्सिलॉन पे 0 आएगा, जो भी। हाँ तो ये चीज एक्स की जगह पे 1/n आ रहा है, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 हो जा रहा है, एक्शन 0 पे कन्वर्ट। ओके ठीक है। देखो यहाँ पे तो अगर मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना, तो हमें क्या करना होगा कि तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटी, बाद में लिमिट लगाएंगे एक्स एन माइनस एक्स। अब कोई भी है क्या, तो मोर देन एप्सिलॉन ले लो तो 0 लाना पड़ेगा, अगर लेस देन एप्सिलॉन लोगे तो 1 लाना पड़ेगा, सब टू यू। ठीक है। अच्छा तो मुझे x दे रखा है 0 पे कन्वर्ट करना है, x की जगह 0 है तो मैं 0 ले करता हूँ। सो x इन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, मतलब x बराबर 0 है। सो मतलब डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं, तो बस हमारे पास x की जगह क्या रख दिया, इसने 0 रख दिया, प्रूफ करना है, तो मैं डेफिनेशन में जस्टिफाई कर रहा हूँ। सो एक्स एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन, क्योंकि वो 0 ले लिया, लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन मोर देन माइनस एप्सिलॉन। बट तुम्हें एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट क्या होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्स एन का अगर मैं पीडीएफ पूछूं तो चलो 0 एफ to एन, infinity. 0 to infinity. राइट, तो एफ एन एक्स का पीडीएफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एन का 1/n 1/n n e raised to minus. नहीं नहीं एन ई रेज़ टू पावर माइनस एन एक्स, यही ना। हाँ हाँ ये Yes, sir. ठीक है, तो इसको और इसका सपोर्ट जो होता है इसमें एक्स जो होगा मोर देन 0 होगा, तो यहाँ एक्स एन लिखा हमने एक्स की जगह पे, तो मोर देन 0 होगा, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो जो एक्स एन है दैट विल मोर देन 0 लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि जो बाकी टर्म है माइनस एप्सिलॉन से 0 वो अदरवाइज पार्ट में आ जाता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 0 अदरवाइज, इसीलिए तो अदरवाइज में 0 हो गया। तो हमने इसको हटाया ना, ये चीज जो है this holds when x is positive and 0 otherwise, otherwise means 0 when x is negative। तो नहीं लगा दो, तो या यहाँ लगा दो चाहो तो ये चीजें हैं, तो इसलिए हमने हटा दिया नेगेटिव टर्म, तो 0 से एप्सिलॉन। अब 0 से एप्सिलॉन में तुम क्या करो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। सो 0 टू एप्सिलॉन में, अच्छा इसका पीडीएफ क्या है एक्सन का, तो यही पीडीएफ है ना, n e raised to power माइनस एन एक्स dx क्या आएगी, इसको इंटीग्रेट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ईजी है, n बाहर कर लो, e की पावर माइनस एन एक्स अपॉन माइनस एन, और x की लिमिट है तुम्हारे पास 0 से एप्सिलॉन। ओके तो n तो कट गया, क्या आंसर आया, 1 minus e to the power minus epsilon है। ओके तो एप्सिलॉन जो है दिस इज वेरी स्मॉल नंबर है ना, और n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे हो जा रहा है। ओके आ गया। तो ये आएगा तुम्हारा ये n काट दो चाहो लिमिट तो, अगर पुट कर दें, तो उसके लिमिट बाद आ रहा है 1 minus epsilon e to the power minus epsilon। इसको मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ क्योंकि नेगेटिव हटा दिया, तो ये आ गया 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एन एप्सिलॉन, यही ना। अभी तो मैंने हाँ बस यस सर, प्रोबेबिलिटी ये निकाला इसमें है, माइनस रहेगा। तो अभी हमने ये Correct. प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है और ये प्रोबेबिलिटी ये नंबर आई, सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये वाली नंबर आ गई, प्रोबेबिलिटी इन के टर्म में देखो। और अब ये सीक्वेंस हमारे पास है, एप्सिलॉन गिवन होता है और अब फिक्स एप्सिलॉन होता है ना, तो तुम अपनी मर्जी से कोई एप्सिलॉन चूज कर सकते हो, एप्सिलॉन 0.0 इस तरह से, तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए बात कर रहा है ये। तो अब हमें क्वेश्चन ये था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन, इसकी लिमिट आनी चाहिए, लेस देन लिया है तो 1 आनी चाहिए। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड की है और इसकी वैल्यू आई है 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एप्सिलॉन।
अब n को इन्फिनिटी भेज दो, और एप्सिलॉन तुम्हें पता है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज पॉजिटिव नंबर, ये हमें पहले से पता है। सो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गए, तो 1 माइनस 0 मतलब 1। तो यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया हमने, कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ x के प्लेस पे क्या है, 0 है। सो x के प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ, ओके, सो वी हैव प्रोबेबिलिटी xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1। तो इसका मतलब xn converges in probability to 0 by definition of convergence in probability, ओके। तो इसका मतलब x की जगह 0, मतलब x बराबर 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं ना, तो मतलब ये x को 0 लिया हुआ है। सो लाइक यू कैन से इट इज डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल है ना, तो उल्टे x बराबर 0 को 1 होगा, या x को 0 हो गया तो x बराबर 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये था, बस तुम्हें प्रूफ करना था। एक दो और क्वेश्चन करके देखो, तुम्हें डेफिनेशन एटलीस्ट समझ आ जाएगा। प्रूफ तो जैम में आता नहीं है, बस तुम्हें समझना है। मेन क्वेश्चन आता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे, उसमें ये टर्म यूज होता है, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो प्रूफ में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस डेफिनेशन समझने के लिए, डेफिनेशन ताकि है ना, प्रूफ करने से क्या होता है, डेफिनेशन इजीली याद हो जाता है, समझ आ जाता है। फिर हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जिसका बोलता है तो उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ निकाल लेते हैं, उसी में एज एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं तो आ जाता है। ये बाय डेफिनेशन ऐसे करेंगे, वो गलत है वैसे करना। इसका एक्सपेक्टेशन लगाओगे ये, अच्छा, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या निकालोगे, अगर निकालोगे तो एक्सन का 1/n आएगा, ओके। यस सर, हाँ, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी तो 0 हो गया, हाँ। और ये तुम्हारे पास डीजेनरेट का डायरेक्ट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के बारे में। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, पता नहीं, बीच में कट जाता है। सो एक दो और क्वेश्चन करके देखो, एक क्वेश्चन खुद से और प्रैक्टिस करके देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल कराऊंगा इसका। बोल रहे तो सर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या था सर, वो बता दीजिए सर वो एक बार। हाँ, वो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, उसको मैं लिखूंगा अभी। तो वो क्या कहता है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, इस डेफिनेशन का यूज क्या है, तो इस डेफिनेशन का यूज उस थ्योरम को प्रूव करने में होता है। तो वो थ्योरम क्या कहती है कि, सो द थ्योरम इज, थ्योरम का नाम है WLLN, है ना, पूरा नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वीक है देन ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, जो कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो उसके रेस्पेक्ट में वीक है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर इसलिए क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। सो इसमें क्या बोलता है कि लेट x1, x2, x3 एंड सो ऑन बी IID सीक्वेंस तुम्हें दिया होगा। देखो, डेफिनेशन में IID नहीं था, लेकिन इसमें तुम्हारे पास IID सीक्वेंस है। सो IID रैंडम वेरिएबल, IID पता है सबको, सो सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा and they are independent. So x1, x2, xn be the IID random variable, okay, and तो इसमें मीन की जरूरत पड़ेगी with मीन म्यू। देखो, सब IID है तो इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि सबका PDF, CDF, मीन, वेरिएंस सब बराबर ही रहेगा। तो इन सबका मीन जो है म्यू है, ओके। सो x1, x2, x3, xn be the IID random variable with mean म्यू। देन थ्योरम ये कहता है कि xn बार, तो xn बार तुम लोगों को पता है will converge in probability to mu, ये एक थ्योरम है। xn बार will converge in probability to mu. So where xn bar, you all know it's a sample mean, so it's a 1/n summation capital Xi I from 1 to n, है ना।
या वही लिख सकते हो x1 x2 and xn upon n. So this is the random variable. So this will converge in probability to mu always when you have any IID sequence of random. ध्यान रखना ये IID होगा, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी IID वर्ड यूज होता है क्योंकि IID के लिए ही है। सो इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ बहुत इजी है इसका, मतलब डेफिनेशन सही हो जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन किया ना, उसी क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये। क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है जो IID रैंडम वेरिएबल का है, और उसका मीन म्यू है, तो प्रूफ करो कि एक्सन बार कन्वर्ट करेगा म्यू पे। तो हम प्रूफ लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमें वही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तुम्हें याद है ना प्रोबेबिलिटी कौन सा, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो सॉरी xn माइनस एक्स नहीं, हमें तो प्रूफ करना है कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, म्यू पे, x बराबर म्यू पे। तो हम x की जगह क्या यूज करेंगे, म्यू। जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 पे कन्वर्ज कर रहा था, तो हमने x की जगह 0 यूज किया था। अभी हमारे पास कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, म्यू पे, तो हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, म्यू। तो xn माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब इसकी अच्छा तो बताओ, तुम लोग जानते हो ना चेबीशेव इनइक्वालिटी, तो क्या कहता है चेबीशेव इनइक्वालिटी, दिस इज ग्रेटर देन 1 -1 upon k square. अच्छा ग्रेटर देन 1 माइनस ये लेस देन एप्सिलॉन लिया, अगर तुम मोर देन लोगे तो उसके हिसाब, तुम्हें जो भी याद है फॉर्म उसके हिसाब से। हम लोग मोर देन लेते हैं, यहाँ लेस देन इक्वल टू आ जाता है ना। लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। हाँ सो वेरिएंस, अच्छा यहाँ एक्सन बार है, ठीक है। तो जो भी रैंडम वेरिएबल वो आता है वेरिएंस ऑफ एक्सन बार अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये हमने क्या यूज किया है, चेबीशेव इनइक्वालिटी, क्योंकि हमें प्रूव करना है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मुझे लिमिट चाहिए, इसका लिमिट निकालना है। तो अब दोनों पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके तो पहले मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्सन बार। तो बताओ जी एक्सन बार का वेरिएंस कितना आएगा, एक्सन बार यू लेस देन इन्फिनिटी होगा सर, एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा। हाँ लगाएंगे बाद में, अभी तो मैंने इन्फिनिटी, हम तो बस एक ये तो चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाया, अब लिमिट लगाते हैं ना, ये तो चेबीशेव इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए लिमिट लगाना पड़ेगा, वो हम लगाते हैं अभी। सो क्वेश्चन ये है, हाँ तो तुम लोग को ये पता है ना i फ्रॉम 1 to n, यहाँ xi है। सो मीन तुम निकालोगे अगर xn बार का, तो मीन कितना आता है, यूं ही आता है, ये पता है तुम लोगों को ना। सिग्मा स्क्वायर बाय n। और वेरिएंस ऑफ एक्सन बार फाइंड करोगे यूजिंग द प्रॉपर्टी, क्योंकि IID है तो वो कोवेरिएंस टर्म 0 हो जाएगा। तो वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3 और 1/n के बदले 1/n स्क्वायर बाहर आएगा, तो हो जाएगा है ना x1 का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, सो n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, क्योंकि ये n जब बाहर आएगा तो n स्क्वायर बन के बाहर आएगा वेरिएंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। वेरिएंस ऑफ nx इज इक्वल टू n स्क्वायर वेरिएंस x। सो n स्क्वायर कट के, तो फाइनल आंसर जो होगा वो तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा। एक्स n बार की बात कर रहा हूँ, तो उसको यूज करके अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो व्हाट वी हैव प्रोबेबिलिटी xn बार माइनस x, सॉरी x म्यू रखा हमने, मोर देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस एक्सन बार आया सिग्मा स्क्वायर क्या है, अच्छा सिग्मा स्क्वायर में लिखा नहीं क्या, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर लिखो, या अगर नहीं यूज करना तो यू कैन राइट वेरिएंस xi, डेफिनेशन में ऐड करना पड़ेगा। हाँ मतलब मीन म्यू एंड वेरिएंस जो है मान लो सिग्मा स्क्वायर बोल दिया, तो सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया। अब जो ये तो अभी तो हम यूज कर रहे थे चेबीशेव इनइक्वालिटी, अभी हमने, अब मुझे प्रूव करना है कि दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज, मोर देन एप्सिलॉन लिया है तो 0 पे। चलो इसको लिमिट लगा देते दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, तो फाइनली सिग्मा स्क्वायर तो पॉजिटिव है, एप्सिलॉन स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये टर्म कहाँ चली जाएगी, मतलब दोनों तरफ लिमिट लगा लिया ना हमने। तो मैं लिख देता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर बाई n एप्सिलॉन स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज नथिंग बट 0 क्योंकि n पे लिमिट लगा है। सो व्हाट यू प्रूव्ड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn बार माइनस म्यू, दिस इज मोर देन एप्सिलॉन एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया। अब क्वेश्चन ये, क्या प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम हो सकती है क्या, इसका मतलब क्या हुआ,
इक्वल टू 0 होगा, इसका 0 मतलब हाँ 0 होगा इसका। इक्वल टू 0 होगा, 0 से कम का चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस मोर देन एप्सिलॉन दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। सो 0 से कम होने का कोई चांस नहीं है। सो दैट दिस इज द, एंड ये कहना चाह रहा है कि द एक्सन बार कन्वर्जिंग टू म्यू इन प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मोर देन एप्सिलॉन के लिए 0 होता है, लेस देन एप्सिलॉन के लिए 1 होता है। तो मतलब है तो हमें डिफरेंस क्या पता चला? यहाँ म्यू कांस्टेंट म्यू पे कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, तो यहाँ म्यू एक फिक्स नंबर हो गया, मतलब वो सीक्वेंस जो है वो डी जनरेट रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहा है, जिसका मतलब वो एक्स बराबर म्यू है, तो वो कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल हो गया ना। तो कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सो डिजेनरेट रैंडम। हाँ, तो उस म्यू पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वही कैपिटल एक्स की जगह म्यू हो गया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो डिजेनरेट है, इसलिए मैं 0 था। कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैं जैम का एक दो क्वेश्चन खोलता हूँ, उससे तुम्हें और आएगा। तो तुम्हें पढ़ लिया तुमने तो कन्वर्जेंस। यहीं से सफिशिएंट वाला कंडीशन आता है ना सर, इसमें जो सिग्मा स्क्वायर बाय एन एप्सिलॉन स्क्वायर है वो कौन सा कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन होता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में एक, हम्म यही सिग्मा स्क्वायर का यहीं वही से आता bn है को जो डिफाइन सिग्मा किया जाता है सर। हम्म। बट उतनी तो मैं प्रूफ कर रहा था, तो उतना तुम्हें वो नहीं करना, मेन तुम्हें स्टेटमेंट समझना है, ठीक है। तो प्रूफ था कि कैसे, मतलब सर मैंने क्वेश्चन भेजा है हाँ, ग्रुप मैं में। जैम जैम का क्वेश्चन खोजता हूँ, जैम में कई सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, तो उसको कर सकते हैं हम तो लोग। ये क्लियर नहीं हुआ सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? विकल ऑफ लार्ज नंबर और और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी बताता है, वो डेफिनेशन है, वो बताता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक रिजल्ट है, मतलब ये एक थ्योरम है जो बताता है कि कोई भी तुम्हारे पास सीक्वेंस है आईडी रैंडम वेरिएबल का, तो उसका मीन हमेशा, मतलब मीन कह रहा हूँ, जो सैंपल मीन है दैट विल ऑलवेज कन्वर्ज टू इट्स पॉपुलेशन मीन इन प्रोबेबिलिटी, ये थ्योरम है, ठीक है। सर इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं ना सर कि जैसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज अ एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन हाँ प्रोबेबिलिटी। हाँ, वो एप्लीकेशन है, एक रिजल्ट है ये, कि वो एक थ्योरम का नाम दे दिया है कि जो मीन है, सैंपल मीन है, दैट विल कन्वर्ज टू पॉपुलेशन मीन इन प्रोबेबिलिटी। तो वो है। अब इसका मतलब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, जैसे तुमसे एग्जाम में क्या बोलेगा, जैसे इंटरव्यू तुम दे रहे हो कोई भी, जब मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिया पीएचडी का, उसमें क्या हुआ, जैसे पूछ रहे हैं कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है, तो हम ये बोलेंगे ओके वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वी से दैट मतलब द मीन, जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन कन्वर्जिंग टू इट्स सैंपल मीन इन प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, सर फिर वो सैंपल डेफिनेशन मीन बताओ। कन्वर्ट करेगा पॉपुलेशन मीन से ना। हाँ, सैंपल मीन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, हाँ, मतलब आई एक्सन बार, अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, एक्सन बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ठीक है, एंड म्यू इज अ पॉपुलेशन मीन। तो ये हो गया, जैसे अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम में पूछता है, तो अगर मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखता हूँ मान लो, तो उसका रिजल्ट क्या है, जैसे मान लो तुमसे एग्जाम में या इंटरव्यू कहीं होगा, तो पहले वो पूछेंगे व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो मैं स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ तुम्हें। तो ये एक थ्योरम है, मतलब रिजल्ट है, ठीक है। तो इस रिजल्ट में एक वर्ड यूज होता है कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मतलब क्या है, तो वो डेफिनेशन है कि उसका मतलब वो है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होता है ना, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, मतलब किसी नंबर पे है ना, सो 1/n तो कन्वर्ज। हाँ। जो पिछला एग्जांपल था वो हम्म। किस चीज का एग्जांपल था? कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का था। नहीं नहीं, ये एग्जांपल जो दिए थे कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी का है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन का भी एग्जांपल देता हूँ, ये तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी का। कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो मैं पहले कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल देता हूँ, फिर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखते हैं। तो मैं एग्जांपल ढूंढता हूँ। ऐसे तुम लोगों को सेंट्रल लिमिट थ्योरम याद होगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर है कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, कि लिमिट जो होगा उस सीक्वेंस के सीडीएफ की दैट विल कन्वर्ज टू द सीडीएफ ऑफ एक्स। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो इसको ट्राई करके देखो। सो मान लो एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम आएंगे सेटलमेंट पर। सो लेट मी राइट वन क्वेश्चन ताकि तुम्हें डेफिनेशन समझ आए। सो द क्वेश्चन एग्जांपल इज लेट लाइक इन्होंने सीक्वेंस स्टार्ट किया है 2 टेस्ट, ठीक है, लाइक x1 x2 इस तरह xn एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरह से, या to gain one लेंगे तो डिफाइन है x2 x3 x4 and so on. This is a sequence of random variables such that with CDF, so fnx कैपिटल F लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। so तुम्हारे पास CDF दे रखा है fnx and the CDF is 1 minus 1 by n and raised to power nx where x is positive and 0 otherwise, ठीक है। क्या लिखा कि तुम्हें क्या दिया है, यू हैव अ CDF ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये n है तो n 1 रखोगे तो x 1 का आ जाएगा, तो 1 रखने पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए इन्होंने 1 नहीं रखा है। क्वेश्चन यही 2 से स्टार्ट किया है। सो n को 2 रखोगे इस तरह से, तो क्वेश्चन ये है कि बताओ xn will converge to x in distribution to what? So question is what is distribution of x? So what is distribution of x? CDF क्या है x का, क्वेश्चन ये है what is the CDF of x? तो डेफिनेशन लगाओ, क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन लगा 1 माइनस ई पे करेगा। चेक करो nx है, ध्यान से। सो यू हैव अ CDF ऑफ xn, ठीक है ना। So what is distribution of x? क्वेश्चन ये है what is distribution of x? सर हो गया सर, एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल 1 माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा CDF उसका। तो सिंपल हम अप्लाई करेंगे डेफिनेशन, तो हमें बोला है कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि xn डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेस टू x, इस लाइन का मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ CDF ऑफ xn विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ CDF ऑफ x। तो मुझे x का CDF चाहिए तो हम इसका लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे fnx का। सो व्हाट इज fx ऑफ x? अब n टेंड्स टू इंफिनिटी लो, यहाँ तो है ही नहीं 0, अदरवाइज में n ये 0 ही रहेगा, बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो। अब लिमिट ले लो, लिमिट तुम्हें आता है तुम लोग को सॉल्व करना, सो यू अप्लाई द लिमिट। तो ऐसा होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई n रेज़ टू पावर n कर दो, और इस पूरे की पावर मैं कर देता हूँ x ना, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, पता है तुम लोगों को। ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसका लिमिट क्या आता है? सो 1 माइनस, अब अभी मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें लिख के दिखाया था पीछे। सो दिस सीक्वेंस इज नथिंग बट e की पावर -1 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस होगा तो e की पावर 1 होगा, माइनस है तो e की पावर -1, और इस पूरे की पावर कितनी हमने रखा हुआ है x को मतलब नहीं है n से, तो n के लिए x कांस्टेंट है अभी n के लिए, इसलिए x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव, मैंने कुछ नहीं किया, बस लिमिट लगाया, लिमिट अप्लाई किया n पे, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सो हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास क्या आया, x का CDF आ गया, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस e की पावर -x। अब तुम्हें देखना है कि इसका किसका CDF है, ये कोई पता नहीं चल रहा, डिफरेंशिएट कर दो ना, स्मॉल fx ऑफ x, डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर -x आ गया, एंड x मोर देन 0 के लिए था, है ना, दिस वाज फॉर x मोर देन 0। ये देखोगे, ओके, सो दिस इज व्हाट you have, so x is nothing but exponential 1. So you can write here the sequence of random variable xn converges in distribution to x where x is a random variable having distribution exponential 1. तो देखो एक CDF तुम्हें दिया x सीक्वेंस का,
अब उस सीडीएफ से पूछा है कि ये किस रैंडम वेरिएबल पे कन्वर्ज करे, ये दे दिया वो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, सो व्हाट इज दैट रैंडम वेरिएबल। तो बस डेफिनेशन अप्लाई किया हमने, सो वी जस्ट अप्लाइड द डेफिनेशन ऑफ सर कन्वर्जेंस। इसमें हम लोग रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं मतलब वो, जनरली। हाँ मतलब ये पूछेगा कि x है ना, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn है, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है x पे, अगर हमको पता है कि जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है, तो x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पता करने के लिए हम ये थ्योरम लगाते हैं, या यूज करते हाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसी को थोड़ा चेंज करोगे तो वही सेंटर लिमिट थ्योरम बन जाता है, xn माइनस एक्स अपॉन म्यू कर दोगे तो वो, हाँ जैसे अब मैं लिख के बताता हूँ। तो इसी का एप्लीकेशन जो है, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक थ्योरम हो गया, एक इन जनरल एक स्टेटमेंट हो गया, तो इसका यूज हो एप्लीकेशन हो गया इस स्टेटमेंट जो कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का एक यूज है, तो ये थ्योरम है, एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है, सो यू हैव लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन दिस बी IID। सो देखो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो या सेंटर लिमिट थ्योरम हो या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सब में IID सीक्वेंस कंसीडर किया गया है, थ्योरम है ये। तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन IID। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में आईआईडी कैसे हो सकता है सर? क्यों? क्योंकि उसमें तो वेरिएंस का भी एक जैसा तो नहीं लेते हैं, सबका वेरिएंस इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं। किसमें, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में? हाँ अच्छा सर, उसका वेरिएंस तो नहीं ना इक्वल लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसका डिस्कस करेंगे तो सोचेंगे फिर, अभी देखते हैं। तो क्योंकि उसमें क्या है, अच्छा तुम्हें उस जैम के सिलेबस में है नहीं, तो फालतू में नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैम में तुम्हारे पास सिर्फ है ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। सर उसमें सिर्फ वेरिएबिलिटी का ही तो अंतर होता है सर, जो वेरिएंस लेते हैं हम लोग सबका इंडिविजुअली लेते हैं, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो जाता है। ऐसा है, तो उसका मैं डेफिनेशन अगर देखूं तो ओके, सो जो तुम्हारे पास है, ठीक है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में यू टेक IID केसेस। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, अच्छा ठीक है, जैम में नहीं है आई थिंक, तो उसमें नहीं लेंगे। तो पता नहीं उसमें हाँ पड़ेगा। सुप्रीमम मिनिमम निकालने के लिए कब देता है। हाँ क्योंकि क्योंकि पहले तुम लिमिट ऑपरेशन लेते हो नहीं। ना, यू फर्स्ट टेक द लिमिट देन यू हम्म। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो वो चीजें हैं। सो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा वो, इसलिए शायद इस लेवल पे दिया नहीं जैम में, इसीलिए नहीं दिया होगा, मे बी वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसीलिए जैम में नहीं है। बाद में थोड़ा इसका डेफिनेशन थोड़ा एक बार समझा दीजिएगा, चाहे लिखवा दीजिएगा थोड़ा और सा अगर गेट कैसे में ये होगा, क्या है। गेट में ये है, उसमें नहीं, जैम में नहीं है। गेट में है। लेकिन जो थ्योरम है, देख लेता हूँ, चेक करता हूँ क्या स्टेटमेंट है, वेरिफिकेशन नहीं, इसमें भी IID लिया तो है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, x1 x2 xn be the IID random variable with finite mean, then xn bar converges almost surely to mu। सब कुछ वही है जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का केस है, बस कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की जगह कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है, तो उसका भी डिस्कस करते हैं बाद में, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, ये थ्योरम लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, सो वे आई एम राइटिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, इसको CLT भी बोलते हैं शॉर्ट में। So the definition is x1 x2 xn be the IID sequence of random variable, ठीक है, okay, and with जो मीन होगा म्यू, सो फाइनाइट होना चाहिए, एंड वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, दैट आल्सो बी फाइनाइट। सो mean mu and variance, mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। देन सो तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, you have the IID sequence of random variables, then xn बार माइनस मीन क्या होता है इसका जी, xn बार का मीन हमने डिस्कस किया था, क्या आया था, म्यू ही होगा, क्योंकि ईच xi का मीन म्यू है। और वेरिएंस क्या होता है xn बार का,
सिग्मा स्क्वायर बाई एन था, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और नीचे हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाई अंडर रूट एन। सिग्मा बाई रूट एन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एन बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड वेयर जेड हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, या जेड इज अ रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0। तो ये स्टेटमेंट है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का। जब तुम ये बताओगे तो वो पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हें डेफिनेशन बताना पड़ेगा कि ये जो तुमने डी लिखा है ऊपर इसका क्या मतलब है, तो वो फिर डेफिनेशन बताएगा कि इसका सीडीएफ जो निकालेंगे तो वो इसके सीडीएफ के बराबर है, ये मतलब होता है। तो कुछ बुक में ये क्लियरली भी लिखा होता है, कुछ बुक में अगर तुम देखोगे तो वैसे लिखा होगा, इस तरह नहीं लिखा होगा। वो क्या लिखा होगा देखो बताता हूँ, लिखा होगा दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका सीडीएफ, इसका सीडीएफ। तो सीडीएफ की डेफिनेशन सबको पता ही है, एक्स एन बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन लेस देन इक्वल टू जेड। तो ये जेड ऐसे लिख रहा हूँ, ये स्मॉल जेड है मेरा, सो लेस देन इक्वल टू जेड, समझ आ रहा है ना, जेड है, समझना इसको। तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, इस तरीके से। सो बोलना क्या चाह रहा है कि ये तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज द सीडीएफ फॉर दिस एंड दिस इज द सीडीएफ फॉर जेड, एंड जेड का पता मतलब बताए, तो दोनों का मतलब सेम हुआ। कुछ बुक में वैसे लिखा होगा, कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, ये तो ऐसे लिख दिए होंगे या फिर ऐसे लिखे होंगे। और इसी को फाई जेड भी बोलते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो, इसी का दूसरा नाम है फाई जेड, है ना। फाई इज द सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। सो इसका मतलब है कि व्हेन यू टेक n टेंस टू इंफिनिटी, सो दिस सीक्वेंस इज एक्स एन बार माइनस म्यू अपॉन दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीडीएफ है वो इसके सीडीएफ के बराबर आएगा, और सीडीएफ बराबर है तो पीडीएफ भी बराबर होगा। ओके, सो ये इसका स्टेटमेंट है। प्रूफ इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो किया जा सकता है। प्रूफ कैसे करते हैं लोग, इसका एमजीएफ निकालते हैं, ठीक है, और उस एमजीएफ पे n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो वो इसका एमजीएफ के इक्वल आया था। इसका एमजीएफ तुम्हें पता होगा, e की पावर t स्क्वायर बाई 2 होता है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन तो 0 होता है। तो वो इसका एमजीएफ निकालोगे, यू फाइंड द एमजीएफ ऑफ दिस, एंड दिस एमजीएफ विल बी इक्वल टू लिमिट लगने के बाद, तो एमजीएफ से प्रूफ किया जाता है। और दूसरा प्रूफ भी है, दो तरह का प्रूफ है, प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अभी तुम्हें समझ ना आया, तो अभी 4 चीज़ हमने लिखाई है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। मैं अभी जैम का पेपर खोलूंगा और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जैम में आए हैं। सो 10-15 मिनट और लेंगे एंड देन विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन ऑफ जैम, है ना, जो भी पूछा गया है, क्योंकि सिलेबस में पहले से है, इसलिए इस बार ऐड नहीं हुआ है। सो यू शुड नो मेनली व्हाट इज द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ये डेफिनेशन जानना है क्वेश्चन के लिए, एंड डेफिनेशन ऑफ देन इस पे बेस्ड जो थ्योरम है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जो कि कहता है कि एक्स एन बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू फॉर द आई रैंडम वेरिएबल्स। फिर तुम्हें एक डेफिनेशन याद रखना है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो 3 बार लिख लोगे ना डेफिनेशन, अगर नोटबुक में बिना देखे तुम्हें याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, और इस पे बेस्ड थ्योरम है कि व्हाट इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT। तो more or less like if id you have id random variable, then xn bar minus its mean upon its standard deviation, जो कि होता है सिग्मा बाई रूट है, that will converge in distribution to, sorry, that will converge in distribution to capital Z, and that capital Z has distribution normal 0 1। तो ये चीज ओके। और फिर एक रिजल्ट और है, सो वो जो रिलेशन बोला है, तो वो थ्योरम ये होता है कि if xn converges in probability to x, then xn will also converge in distribution to x, but converse is not true। तो ये भी एक थ्योरम है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है एंड दे आर कन्वर्जिंग इन प्रोबेबिलिटी टू रैंडम वेरिएबल x, then that will also converge in distribution to x, but converse is not true in general, वो कांस्टेंट के लिए ट्रू होगा ना, but converse is not true in general, तो हमेशा ट्रू नहीं है, बट कुछ केस में ट्रू है। किस केस में ट्रू है,
दिस विल बी ट्रू व्हेन, सो नेक्स्ट थ्योरम में रिजल्ट लिख देता हूँ खाली। सो ये ऐसा उल्टा कब हो सकता है, मतलब ये देन मतलब इम्प्लाइज है, वन वे है ये। सो उल्टा तब हो सकता है अगर ऐसा हो, इफ xn converges to c in distribution, c मतलब कोई कांस्टेंट है, डिजेनरेट है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है, उल्टा विल कन्वर्ज टू प्रोबेबिलिटी फॉर c। बट बाकी जनरल केस में नहीं। अगर कोई रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट पे कन्वर्ज करा इन डिस्ट्रीब्यूशन, देन दे कैन कन्वर्ज टू दिस, सो यू कैन राइट इफ एंड ओनली इस केस में। बट ऐसे इन जनरल वन वे है, ठीक है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट वो तो होगा ही, क्योंकि इन जनरल पहला स्टेटमेंट ट्रू है, बट दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ तभी ट्रू है, मतलब कहने मतलब कन्वर्ज तभी ट्रू है when this will converge to c, and if you want to see the proof then we can see the proof also ना। मैंने तुम्हें ये याद रखना है, अगर मैं एक बार सिलेबस देख लूँ, सिलेबस यही था, फिर मैं पेपर पे आता हूँ। एग्जाम में क्या लिखा है, सर वहाँ इंटरव्यू देने के लिए कितने लोग आए थे? अगर बिहार से इतने लोग थे तो और भी स्टेट से तो गए। कहाँ तुम वहाँ पहुँच गया इंटरव्यू में? इंटरव्यू में कितने लोग आए थे? इंटरव्यू में 10 लोग आए थे बस। 10 में 3-4 लोग तो बिहारी से आए। जी 3-4 थे बिहार से। तो बिहार में बहुत अच्छा लगा, तब तो लोग वहाँ जॉब करेंगे। ओके अभी यहाँ आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या क्या तुम्हें जानने, क्वेश्चन किस बेस पे आएगा, जो सिलेबस में क्वेश्चन उसी पे आएगा। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इंटर रिलेशन बताया मैंने कि अगर कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी है, सो दिस विल इंप्लाई दिस, बट इन जनरल दिस विल नॉट इंप्लाई दिस, बट इफ दे कन्वर्ज टू कांस्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन देन कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। कैसे कन्वर्ज, मतलब सर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब जैसे इन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कांस्टेंट कन्वर्ज करेगा, मतलब ये बता दीजिए। इन डिस्ट्रीब्यूशन में कांस्टेंट पे कन्वर्ज नहीं किया हमने, जो एग्जांपल लिखा था, हाँ इसमें कांस्टेंट पे कन्वर्ज नहीं किया है, जैसे ये यहाँ पे है। तो इसमें क्या हमने प्रूव किया है कि एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे इन डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये एक्स डी जनरेट नहीं है। अगर ये डी जनरेट रैंडम वेरिएबल होता तो ये प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ज करता। मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ देखो एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स हुआ है, इसका मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एन जो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर रहा होगा, है ना। वो चीजें हैं, अगर कांस्टेंट पे होता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट और डी जनरेट रैंडम वेरिएबल होता, then in that case convergence in distribution will also imply to convergence in probability, but in general it is not correct। तो इस एग्जांपल के लिए करेक्ट नहीं हो। यहाँ हमने क्या प्रूफ किया है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, जिसमें जो xn सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो xn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है x पे, और x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 इज नॉट डिजेनरेट। तो इसीलिए ये वाला रिजल्ट जो है होल्ड नहीं करेगा। मतलब ये कब होल्ड करेगा, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन विल इम्प्लाई टू कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ओनली व्हेन इट विल कन्वर्ज टू सी, सी मींस सम कांस्टेंट, नॉट इन जनरल एक्स, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी विल इम्प्लाई टू कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है 4 ऑप्शन एग्जाम में क्या होगा, अगर ये थ्योरम में तुमसे पूछ लिया 4 ऑप्शन बना देगा, प्रोबेबिलिटी इम्प्लाइज दिस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी, फिर इसमें इसको घुमा देगा इस तरह से। तो ये तो इफ एंड ओनली लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इन जनरल ट्रू है इनफैक्ट ना, वो चीजें हैं। तो इस तरह 4 स्टेटमेंट बना देगा, तुम्हें फिर हो सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट ऑप्शन, इस तरह से पूछ लेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन जैम का ओपन करता हूँ, तो मेरे पास पेपर है, सो विल चेक दैट, जो अभी आए हैं रिसेंट ईयर में। तो हम टॉपिक कर रहे थे कन्वर्जेंस, मैं टाइप करता हूँ कन्वर्जेंस, तो ये सॉर्ट कर लेगा। कहती है तो रियल एनालिसिस आ गया, देखते हैं सीक्वेंस वाला। जैसे नोटेशन जैसे कहीं यूज किया होगा तो ये नोटेशन समझा रहा है, तो ये तुम्हें पता ही है कि अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो उनका मतलब है कि एक्स एन कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू एक्स, है ना। अगर ये यूज किया है तो इसका मतलब है, सो दिस इज ऑब्वियस, यू ऑल नो ऑलरेडी।
क्वेश्चन क्या? ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो 9th क्वेश्चन देखो, ये 2016 का है। So you have a sequence of random variable IID normal 01. So question they are asking 1 by n summation sigma I square will converge in polarity to what? तो मैंने जनरलाइजेशन नहीं बताया है। So weak law of large number का जनरलाइजेशन ये भी है जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। देखो weak law of large number क्या बोला है? If you have x1, x2 and xn, मतलब सीक्वेंस है, this be IID random variable, then मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया है कि xn बार will converge in probability to mu, है ना? बस हमने ये बताया विथ मीन जो है वो म्यू है सबका। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सन बार? एक्सन बार एक्चुअली 1 by n समेशन xi I from 1 to n, दिस विल कन्वर्ज टू म्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू? ex, x कोई एक ले लो तुम, x1 x2 में से चलो एक xi ले लेते हैं। तो i का मतलब तुम कोई भी एक i अपनी जो तुम्हारा फेवरेट i है वो सिलेक्ट कर दो, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि सबका, क्योंकि IID है तो सबका मीन तो सेम ही रहेगा, तो किसी एक का मीन निकाल। ओके, तो अब जरा इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट आगे भी होल्ड करता है। तो फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, यू कैन राइट 1 by n summation xi square, this will also converge in, this will converge to what? कोई बताओ गेस करके। x square, ठीक है, so simply you can decide. So similarly you can generalize this. Third, 1 by n summation xi cube, this will converge in probability to e of x1 या x2 कोई भी ले लो, सबका बराबर ही मीन आएगा, तो ये q एंड सो ऑन। तो इसको मैं इन जनरल लिख दूं तो 1 by n, सो के फॉर्म में देता हूं, समेशन xi की पावर k I from 1 to n, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू e of x1 की पावर k। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम तुम्हें वहां यूज करना है। ओके, तब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बताओ आंसर। अब सब कुछ मैंने बता ही दिया। 180 हो जाएगा। तो वो तुमसे वही एक्सपेक्ट कर, देखो इन्होंने सीधा सीधा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं पूछा है, वो तुमसे ये नहीं पूछा एक्स एन बार का बताओ, इन्होंने थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप आगे पहुंच गए, है ना? बच्चों को जैसे याद होगा, ओके एक्स एन बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो म्यू तो यहाँ 0 दे ही रखा है, तो वो नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछ लिया? तो ये दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स स्क्वायर। अब तुमसे ई एक्स स्क्वायर निकलवाना चाह रहा है, तो ई एक्स तुम्हें यहाँ पता है 0 है ना? मतलब x का ये है, ई एक्स 0 है और वेरिएंस x 1 है, और वेरिएंस का डेफिनेशन पता है तुम्हें, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 1। सो मीन तो 0 है, तो ई एक्स स्क्वायर कितना रह जाएगा जी? 1। समझ आ रहा जी? वेरिएंस का डेफिनेशन मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो वेरिएंस का डेफिनेशन यूज कर लिया हमने, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और ई एक्स तुम्हारा 0 है, तो ई एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा इस केस में। तुम्हें पहले से ही पता होगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में ई एक्स 0 होता है, ई एक्स स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि वेरिएंस 1 है। तो आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो गया? ई एक्स स्क्वायर 1 है, तो आंसर इज 1। किसी को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? नो सर। इस क्वेश्चन में ठीक है सब? एक तरीके से देखा जाए तो वही चीज हुआ ना, जो हाँ। एस्टिमेटर मेरा देखा है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ले लेंगे और एज एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। बात तो वही है। हाँ, तुम उसका है ना सीधा मीन लेके, बात तो वही है। हाँ, मतलब इफ यू कैन थिंक डायरेक्टली, वही बात मैंने वहां भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो x1 x2 xn विद द रैंडम वेरिएबल पीडीएफ दिस, तो ये बीटा में दिया है, बीटा 6 है ना, 6 4। अच्छा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कन्वर्जेस टू दिस एज दिस, मतलब ये कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। सर ये CLT है। हाँ, ये CLT पे आ गया ना। तो तुम्हें यहाँ देखना होगा UN का वेरिएंस निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब तुम्हें देखना होगा UN का मीन क्या आता है पहले, हाँ उसको नीचे ले आओ। सो √10 यू कैन ब्रिंग इन द डिनोमिनेटर, मतलब ये √10 को यू कैन ब्रिंग इन टू डिनोमिनेटर। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा UN -2 अपॉन अल्फा अपॉन √10, इस टाइप से, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने जो यूज़ किया है एक्चुअली। सो वही बात है, ये लोग ऊपर लिखते हैं।
तो यूएन का पहले मीन निकाल लो, यूएन का मीन क्या होगा, तो वाई आई का एक्चुअली ये है, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। तो यहाँ बस तुम्हें क्या करना है, पहले वाई आई का सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल देंगे सर, हाँ इसका x value बाई क्या n है? माइनस x हो जाएगा और पीडीएफ लगा देंगे तो सर बीटा का फॉर्म में आ जाएगा सर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। हाँ, तो उससे यूएन का तुम्हें वेरिएंस निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन है बस एक अननोन चीज ये है कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ यूएन, जैसा उसने बताया अभी। तो ये निकाल लोगे तो ये अल्फा नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन है यूएन का, और ठीक है, तो अल्फा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो ये निकाल लिया तो काम हो जाएगा। मतलब यहाँ तुम्हें, मतलब तुम्हें ये पढ़ के समझ आ रहा होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज कर रहा है, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात कर रहा है। तो यूएन माइनस इट्स मीन अपॉन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सिग्मा अपॉन है ना रूट इंडिया इन जनरल। अच्छा यूएन है ना, हाँ यूएन इज मीन है वाई आई का। तो अच्छा एक मिनट, तो मैं वाई आई का क्यों ना निकालूं, सॉरी। सो है ना, जैसे हम लोग एक्स आई की बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या है यू आई एक्चुअली वाई आई बार अगर मैं लिख देता तो नथिंग प्रॉब्लम, वाई एन बार है इस तरह से, इस मीन एन अपॉन म्यू किसका, वाई आई बार का सिग्मा अपॉन रूट टेन। सर इधर y बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड है ना, नहीं x, तो y का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड 6,4 होता है, डायरेक्ट रिजल्ट लेना। ओके, तो इधर मीन तो 2 ही आता है और वेरिएंस 3 आता है, वेरिएंस ऑफ u, वेरिएंस ऑफ y है। वाई आई की जरूरत है, हाँ सिग्मा इज द सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ वाई आई, ठीक है। so, मतलब पहले सेंट्रल लिमिट में अगर मैच कर लेना, तो सो वेरिएंस, अल्फा 3 रूट, सो ये 3 आ गया, तो यू गेट दिस इज 3, सो यू हैव 3, so if this is 3 then you will have this root 3। so ये सिग्मा के प्लेस में, मतलब सिग्मा एक्चुअली अल्फा है, सो अल्फा के प्लेस पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट 3, ठीक ना, इस तरीके से आ जाएगा। सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, इसके बारे में पढ़ो, एंड देन इस वाई आई का तुम मीन निकाल लो। सेंट्रल में क्या होता है, वाई एन बार माइनस मीन ऑफ वाई एन बार, जो भी आएगा, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एन, मतलब वाई आई कोई भी एक ले लो। सो यू रीड द थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जब कोई समझ ना आए तो डेफिनेशन को 4 बार पढ़ो, स्टेटमेंट को 4 बार पढ़ो, उसमें मैच करने की कोशिश करो। So you find the mean of yi and mean of standard deviation of yi, so alpha is nothing but the standard deviation of yi, क्योंकि IID है तो किसी एक y1 ले लो, है ना, तो yi भी IID होगा इस तरीके से। तो इस टाइप का क्वेश्चंस देख लो, किस टाइप के क्वेश्चंस है, एक उस पे मिला, इस टाइप का क्वेश्चंस यू सी एंड यू ट्राई, पेपर सबके पास है ना, पहले ट्राई करो, देन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, पेपर क्वेश्चन देख लो खाली। हाँ सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था ना। सो लुक एट दिस क्वेश्चन आल्सो, 8 नंबर पढ़ लो। So like x1, x2 and so on be the sequence of IID discrete random variable. With PMF, this you have given PMF, and Sn is the sum. तो sum की बात किया, तो sum से तुम you can find the mean also. Which one of the following sequence of random variable converges to 0 in probability? और तुम्हें चेक करना इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो 0 पे कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब xn जो भी है, मतलब नीचे जो दिया हुआ है, मान लो उसको कुछ और नाम, so that will converge in, so like option is yn, so yn will converge to 0 in probability. So which one of the होगा सर, सी होगा इसका, सी इज सी करेक्ट, होना चाहिए सर। क्योंकि इसका जो मीन होगा वो log 2 ही होगा और इसको x n by n कर पॉइसन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, इजी। यस सर, पॉइसन के फॉर्म में। so एक बार चेक कर लेना सब लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे 2 है, जो नीचे 2 है ना सर, उसको ऊपर ले जाएंगे, e to the power माइनस log 2 लिख देंगे,
तो ये वो हो जाएगा, तो e to the power minus x x to the power lambda to the power x by factorial x फॉर्म में आ जाएगा वो। तो उसके बाद इसका मीन निकल जाएगा, log 2 आएगा, तो मीन हमको पता चल गया तो हटा देंगे। ठीक है, बार करके देखना, नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, पर बस देख लेता हूँ और क्या क्वेश्चन है। सो यू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन। अच्छा एक्चुअली सर एक बार वो मोमेंट्स वाला कंसेप्ट बता दीजिए ना सर, वो ग्रेटर मतलब बड़ा और छोटा वाला, एक्चुअली उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर हमको। उसमें तुम्हारा कौन सा, जो अगर लोअर मोमेंट एग्जिस्ट करता है तो डज नॉट एग्जिस्ट हाँ सर, हाँ सर, यही वाला हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर इसमें, बस एक बार स्टेटमेंट फिर बता दीजिए, हम क्लियर हो जाएंगे इस पे। उसमें ये था, जो रोहित की बुक में थ्योरम एक है, उसमें तो ऐसा बोला है कि लाइक इफ ई एक्स मान लो डज नॉट एग्जिस्ट, या ई एक्स स्क्वायर डज नॉट, ऐसा थ्योरम स्टेटमेंट ये है। अरे लोअर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हायर नहीं करेगा ये चीज। फॉर एग्जाम्पल इफ मान लो ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर m है, दिस एग्जिस्ट, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर m-1 विल आल्सो एग्जिस्ट। ये मतलब है, ऐसे इजी लैंग्वेज में समझाया था, दिस आल्सो एग्जिस्ट। और दूसरा टर्म यही है कि इफ e ऑफ x raised to power m-1 दिस डजंट एग्जिस्ट, देन ये भी देन है ex will not exist, या कोई भी हायर ex की पावर m will not exist, this also doesn't exist। ये मतलब सिर्फ बाद वाला एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस कि पहले वाला एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हाँ वही मतलब है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बाद वाले के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो वो आगे वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा है, इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो और क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना, मैंने आज बस कोशिश किया डेफिनेशन बताने का, सो वी जस्ट इंट्रोड्यूस विद द डेफिनेशन एंड थ्योरम। सो रीड अबाउट, जो भी बुक तुम फॉलो करो उसमें थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मेनली थ्योरम को अप्लाई करना। क्वेश्चन तुम देखोगे एग्जाम में तो वो थ्योरम पे बेस्ड आया, सेटलमेंट थ्योरम या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। एंड देन उस पर क्वेश्चंस करो एंड आस्क मी द डाउट्स नेक्स्ट क्लास। आई थिंक हम लोग का डिनर का भी टाइम हो गया, सो वी हैव टेकन 15 मोर मिनट्स। ठीक है जी। सर बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिस करवा दीजिएगा ना, उसको अच्छे से हो नहीं रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चंस उसमें भेजा था उसने रोहित ग्रुप में ना। यस सर भेजा था। हाँ उसमें, लेकिन ज्यादातर मैं देखा सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। जैसे एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं Yes, आएगा sir, वो कि घंटा लगेगा। करने वाला था। एग्जाम में क्या होता है कि वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब कम टाइम में सॉल्व होगा, टाइम लिमिट होती है ना वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा 4 घंटे लगेंगे या बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो चीज जैसे जिसने भेजा था उसमें मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं आएगा सब्जेक्टिव टाइप का, मतलब वैसे क्वेश्चन भी नहीं आएगा ऑप्शन में जिसमें बहुत टाइम लगे। वो तो ऐसे देते हैं कि तुम्हें 2-4 मिनट में सॉल्व हो जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, ऊपर करके देखो, या जो डाउट हो रहा है भेजो, एक बार कलेक्ट करके डाउट ही कर लेते हैं तो वो भी फायदा होगा, बाकी को भी हो जाएगा रिवीजन। ठीक है सर। ठीक है, तो कलेक्ट करो डाउट, एक बार बताओ। जो लास्ट 2 टॉपिक हमने किए हैं, जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, बाईवेरिएट नॉर्मल हो गया, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों टॉपिक पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, देन आस्क मी द डाउट इन नेक्स्ट क्लास। ओके ठीक है, चलो फिर गुड नाइट आज के लिए। Okay, sir, good night. गुड नाइट सर।